सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन के बारे में। देखिए, पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के हिसाब से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से आपको देखना है, पूरे लेक्चर को अच्छे से देखना है, ठीक है। इसमें मैं पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता क्या है, किस कारण की वजह से होता है, कैसे अपन इसको डायग्नोज कर सकते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, साथ में क्या इसके ईसीजी चेंजेस अपन को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट लेक्चर आज अपन पढ़ेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन के बारे में। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है, ठीक है। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो देखिए, होता क्या है पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये समझना सबसे पहले। तो नाम आ रहा है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन का मतलब है कि जो पेरिकार्डियम जो लेयर है अपनी, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, जो फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। जैसे आपकी जो पेरिकार्डियम, ये जो हार्ट है, हार्ट की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो इस पेरिकार्डियम के अंदर क्या हो रहा है, इस पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड भर रहा है, ठीक है। क्या भर रहा है, फ्लूइड, मतलब लिक्विड जो है वो भर रहा है। अब ये लिक्विड अगर भरेगा तो लिक्विड भरने के कारण क्या होगा, जैसे सबसे हार्ट की 3 लेयर्स होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम सबसे बाहर वाली लेयर है। तो इस पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड भर रहा है। तो फ्लूइड भरने के कारण क्या हो रहा है कि हार्ट जो रिलैक्सेशन है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा। मतलब हार्ट जो रिलैक्स होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन करता है और रिलैक्सेशन करता है, तो जो रिलैक्स है, ठीक है, तो रिलैक्स नहीं हो पा रहा। अब जब हार्ट रिलैक्स नहीं होएगा तो उसमें जो ब्लड है वो प्रॉपर फिल नहीं हो पाएगा। भाई मान के चलिए नॉर्मली हार्ट है इतना सा, अब इसके अंदर 5 लीटर ब्लड आता है, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं अपन, 5 लीटर ब्लड आता है, तो ये रिलैक्स होता है तो इसमें प्रॉपर ब्लड फिल होता है। पर अब अगर ये इसके चारों तरफ पानी भरा रहेगा, फ्लूइड भरा रहेगा, तो ये रिलैक्स प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो इसमें ब्लड क्या आएगा, कम कम ब्लड आएगा। आगे पंप भी क्या करेगा, कम। अब आगे ब्लड अगर पंप कम करेगा, बॉडी में ब्लड अगर कम जाएगा तो उससे क्या हो सकता है, ऑर्गन्स को कम मिलेगा, ठीक है। तो कैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे अपन को, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर के सिम्टम देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा फील होगा जैसे पेशेंट का हार्ट फेल हो गया है, ठीक है। क्यों हुआ है, क्यों रीजन है, क्योंकि हार्ट जो है प्रॉपर्ली जितना अमाउंट बॉडी को चाहिए उतना ब्लड पंप नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि चारों तरफ क्या भरा है, फ्लूइड भरा है। ऐसे एग्जांपल लीजिए, कोई ये हार्ट है, ठीक है, ये इसका एरिया अंदर का ना। अब जैसे इसमें ब्लड आता है तो उस टाइम पे हार्ट क्या करता है, रिलैक्सेशन करता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा डायलेट हो जाता है। और फिर जब ब्लड भर जाता है तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो जब ये रिलैक्स हो रहा है इस कंडीशन में, ठीक है, तो अब चारों तरफ फ्लूइड भरने की वजह से क्या हो रहा है, ये रिलैक्स नहीं हो पा रहा। तो इसमें जो ब्लड जितना आ सकता है सिर्फ उतना ही आ रहा है, प्रॉपर फिलिंग नहीं हो पा रही। अब मान के चलिए 5 लीटर ब्लड आना चाहिए, पर ये रिलैक्स नहीं हो पा रहा, जिस कारण से इसमें मान के चलिए 3 लीटर ब्लड आ रहा है। तो 3 लीटर आ रहा है तो पंप भी कितना होगा, आगे 3 लीटर ही होगा। हार्ट कितना पंप करेगा, 3 लीटर करेगा। करना कितना चाहिए था, 5, ठीक है। पर क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि रिलैक्सेशन नहीं हो पाया था अच्छे से, जिस कारण से, ठीक है, ब्लड फीलिंग नहीं हो पाई थी जिस कारण से। तो अब बॉडी में अगर 3 जाएगा, चाहिए कितना, 5। तो मतलब क्या हो रहा है, बॉडी में ब्लड सप्लाई क्या जा रही है, कम जा रही है। किस वजह से कम जा रही है, क्योंकि हार्ट जो है प्रॉपर्ली पंप नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब कि प्रॉपर्ली पंप क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पेरिकार्डियल इफ्यूजन है जिस वजह से। तो इस वजह से क्या देखने को मिलेगा अपन को, हार्ट फेलियर के सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन में क्या होता है, हार्ट के चारों तरफ जो है फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। कौन सा फ्लूइड, एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल फ्लूइड, ठीक है। एबनॉर्मल फ्लूइड जो है वो क्या हो जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है। और इकट्ठा होने को उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन। क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन इज द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी। ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी है, ठीक है, ये 2 लेयर्स होती है, पैराइटल और विसरल। पेरिकार्डियम की भी 2 लेयर्स होती है, कौन कौन सी, पैराइटल और विसरल। तो इन पैराइटल और विसरल के बीच का जो स्पेस है, इसको अपन क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी में कौन सा फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। पर देखिए नॉर्मल, देखिए वापस मैं आपको एक बार समझाता हूं। ये आपका हार्ट है, ठीक है। हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर होती है अपनी पेरिकार्डियम, ठीक है। तो मैंने ये पेरिकार्डियम लेयर बना दी है, ठीक है। पेरिकार्डियम की भी 2 लेयर्स होती है, एक होती है पैराइटल और एक होती है विसरल, ठीक है। पैराइटल और विसरल। इस पैराइटल और इस विसरल के बीच में जगह होती है, ठीक है। ये जो खाली जगह, इसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, या फिर इसको कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस। इसके अंदर थोड़ा बहुत फ्लूइड भरा होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं होता, बहुत कम फ्लूइड होता है, ठीक है। क्यों, ताकि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करे, तो देखिए जैसे यहाँ लंग्स है, इसके हार्ट के चारों तरफ पास में क्या होता है, लंग्स होते हैं। यहाँ पे क्या लंग्स होते हैं, ठीक है।
तो हार्ट जो है किससे पास में चिपका रहता है, लंग से। तो हार्ट जब बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है तो एक दूसरे ऑर्गन्स एक दूसरे से रब ना हो, मतलब फ्रिक्शन ना हो, स्किन जो है, जो लेयर है वो डैमेज ना हो, इसलिए चारों तरफ क्या होता है, हल्का हल्का फ्लूइड भरा रहता है, पानी भरा रहता है, ठीक है, किसके अंदर, पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर। ये जो स्पेस है इसके अंदर क्या भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पर इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी होती है, 15 से 50 ml, मतलब नॉर्मल कितनी होती है, 15 से 50 ml। पर अगर इसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, 50 ml से ज्यादा हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। मतलब अगर ये आप जैसे पेरिकार्डियम देखोगे तो पेरिकार्डियम के बीच में दो पेरिकार्डियम लेयर है, उसकी 2 लेयर्स होती है, तो 2 लेयर्स के बीच में जो जगह है, ठीक है, जो स्पेस है उसको बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी। तो उस कैविटी के अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, वो सबके रहता है। पर अगर नॉर्मल जो अमाउंट है उसका वो कितना रहता है, 15 से 50 ml रहता है। पर अगर 50 ml से ज्यादा हो जाए, ठीक है, उसका अमाउंट अगर बढ़ जाए, पेरिकार्डियल फ्लूइड का अमाउंट अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन में क्या हो रहा है, एब्नॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है किसके अंदर, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नॉर्मली द पेरिकार्डियल सैक कंटेन 15 से 50 ml ऑफ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, मतलब नॉर्मली इसमें कितना प्रेजेंट होता है, 15 से 50 ml इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है नॉर्मली, ठीक है, पेरिकार्डियल सैक के अंदर। एंड व्हेन एक्सेस फ्लूइड, एक्सेस यानी ज्यादा, ठीक है, तो एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट, अगर ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है। तो ये चीज समझ में, नॉर्मली 15 से 50 ml होता है, पर अगर ज्यादा अमाउंट का फ्लूइड जगह इकट्ठा हो जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ईसीजी क्राइटेरिया की, क्या क्या इसके ईसीजी क्राइटेरिया अपन को ईसीजी में देखने को मिलेंगे, तो वो चीज देखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ईसीजी के हिसाब से बहुत ज्यादा, क्योंकि पेपर में बार बार ये पूछा गया है, ठीक है। तो अगर अब बात करते हैं इसके क्या क्या ईसीजी क्राइटेरिया, तो ईसीजी क्राइटेरिया बहुत ईजी है। देखिए ये आपका हार्ट है, हार्ट के चारों तरफ जो है ये है अपनी पेरिकार्डियम लेयर, इस पेरिकार्डियम के अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। अब आप जैसे ही इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे तो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है, ठीक है, जो इन इलेक्ट्रोड्स की तरफ, पहले जब नॉर्मल हार्ट था और जब आप इलेक्ट्रोड लगाते थे तो हार्ट और इलेक्ट्रोड के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं थी, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं थी, पर यहाँ पे फ्लूइड के भरा होने की वजह से ज्यादा बीच में क्या आ गया, फ्लूइड, ये क्या है अपना इलेक्ट्रोड, तो इस इलेक्ट्रोड और इसके बीच में, हार्ट के बीच में जो है क्या क्या स्पेस आ गया, ये फ्लूइड आ गया, मतलब ये फ्लूइड भरा हुआ ज्यादा हो गया, फ्लूइड बीच में फ्लूइड भरा है। तो इस फ्लूइड का क्या काम करता है, ये फ्लूइड काम करता है इंसुलेटर की तरह। किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जो भी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज आएगी उनको इलेक्ट्रोड तक पहुंचने ही नहीं देगा, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाएगी। मतलब हार्ट, ठीक है, ये अपना हार्ट होगा, यहाँ पे अपन इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, ये अपना हार्ट है और यहाँ पे अपन इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या, ये फ्लूइड भरा हुआ है। तो अब हार्ट से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आएगी, तो पहली बात तो ये है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये कम कैच कर पाएगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे आपकी हार्ट है, तो इन दोनों के बीच में स्पेस जितना ज्यादा, पहले यहाँ पे स्पेस कम था तो इलेक्ट्रोड अच्छे से कैच कर लेता था इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को, ठीक है, इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कैच करना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, इनके और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या है, गैप आ गया, हार्ट के और इलेक्ट्रोड के बीच में गैप आ गया, डिस्टेंस बढ़ गई, जिस कारण से इलेक्ट्रोड अच्छे से कैच नहीं कर पाएगा। अब अगर कैच नहीं करेगा तो जितना कम वोल्टेज ये कैच करेगा उतने ही कम वोल्टेज की अपन को ईसीजी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लो वोल्टेज ईसीजी या लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जो आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो कैसे देखने को मिलेंगे, लो वोल्टेज, मतलब बहुत छोटे छोटे आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मली कितने मिलते हैं, लिम्ब लीड्स के अंदर 5 mm से कम और चेस्ट लीड्स के अंदर 10 mm से कम के आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्राइटेरिया होता है लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या लो वोल्टेज ईसीजी या लो वोल्टेज ट्रेसिंग, इनको किसी भी नाम से बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साइनस टैकीकार्डिया, देखिए अगली चीज क्या देखने को मिलेगी आपको, साइनस टैकीकार्डिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया। कैसे भाई, आपको पता है कि हार्ट जो है प्रॉपर फीलिंग नहीं कर पा रहा, हार्ट प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पा रहा, तो उसमें ब्लड प्रॉपर फिल नहीं हो रहा, तो जब वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो बॉडी में ब्लड प्रॉपर नहीं जा पा रहा। अब बॉडी में अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगी तो बॉडी क्या करेगी, मैं हार्ट पे लोड डालेगी, मैं हार्ट को प्रॉपर बीट करना, यही तो है। बॉडी में जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो बॉडी ब्रेन को मैसेज भेजेगी भाई हमारे पास ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, तो ब्रेन क्या करेगा, हार्ट को जो है कि बार आप इंपल्स बढ़ाओ, यही तो है भाई, हार्ट रेट बढ़ाओगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, यही तो चीज हो सकती है। तो सप्लाई कैसे बढ़ेगी, मतलब हार्ट पे वर्कलोड कैसे बढ़ेगा, हार्ट को जो है नॉर्मली इंपल्स कौन बना के देता है, अपना एसए नोड, तो एसए नोड ज्यादा इंपल्स बना के देगा, और एसए नोड अगर ज्यादा इंपल्स बना के देगा तो हार्ट जल्दी जल्दी बीट करेगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, और हार्ट रेट बढ़ेगी तो उसको अपन क्या कहते हैं, साइनस टैकीकार्डिया। तो क्या हो जाएगा, उसके साइनस टैकीकार्डिया हो जाएगा। तो दो क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस का मतलब देखिए क्या है
भाई देखिए आपको पता है कि हार्ट के चारों तरफ क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि चारों तरफ इक्वली ही फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे ये आपका हार्ट है, ठीक है, और ये हार्ट की अपनी बाहर वाली लेयर है, पेरिकार्डियम लेयर है, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं है कि चारों तरफ इक्वली हो, मान के चलो इस साइड में ज्यादा है, इस साइड में कम है, इस साइड में ज्यादा है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, तो अब मान के चलिए ये इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैच करेंगे, पर अब चारों तरफ फ्लूइड बने होने के कारण हार्ट जो है इधर से उधर घूमेगा, मूव करेगा। भाई बीच ऐसे समझिए पानी पानी है चारों तरफ, बीच में हार्ट है, तो हार्ट जो है चारों तरफ मूव करेगा, ठीक है, कभी पास है, कभी दूर जाएगा, कभी पास है, कभी दूर जाएगा, इधर उधर जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड प्रॉपर कैच नहीं कर पाएंगे, कभी कभी तो जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपन को बहुत पास देखेंगे, कभी कभी अलग छोटे हो जाएंगे, फिर कभी बड़े हो जाएंगे, फिर कभी छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग ट्रेसिंग देखने को मिल रही है आपको, अलग अलग ट्रेसिंग, एक बार ज्यादा एक बार कम, ज्यादा कम, जम ज्यादा, कैसे भी देख सकते, मतलब जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उनकी जो साइज है वो इक्वल देखने को मिलेगी, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम ज्यादा। उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। तो इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस आपको देखने को मिलेगा, तो 3 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है आपका लो वोल्टेज ईसीजी, साइनस टैकीकार्डिया और इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो टी वेव इन्वर्जन। टी वेव इन्वर्जन क्यों, भाई मैंने बताया कि वेंट्रिकल जो है रिलैक्सेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा, ठीक है, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा। वेंट्रिकल जब रिलैक्स होता है, रिपोलराइजेशन करता है, तो कौन सी वेव बनती है, टी वेव। तो जब रिलैक्सेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा तो टी वेव भी प्रॉपर नहीं बन पाएगी, वो क्या बन सकती है, इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिल सकती है ईसीजी के अंदर। क्या बन सकती है, टी वेव जो है इन्वर्टेड देखने को मिल सकती है, उल्टी देखने को मिल सकती है। तो अपन को टोटल 4 क्राइटेरिया ईसीजी के अंदर देखने को मिलेंगे। इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं, इजीली आपको समझ में आएंगे। ध्यान रखना है लो वोल्टेज ईसीजी, ठीक है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन के क्राइटेरिया आपको इजीली तरीके से याद रखना है। 4 क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों को अच्छे से देखना है। क्या है, लो वोल्टेज ईसीजी, ठीक है, लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या लो वोल्टेज ईसीजी, साइनस टैकीकार्डिया, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस एंड टी वेव इन्वर्जन। ये चारों क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, चारों को याद करिए, इससे आपको इजीली याद रहेगा पेरिकार्डियल इफ्यूजन को कैसे पहचानते हैं ईसीजी के अंदर। अब बात करते हैं इसके क्या क्या कारण है, किस किस कारण की वजह से ये होता है। तो इसके देखिए बहुत सारे कारण हैं। मेनली जो है पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो होता है वो इन्फेक्शियस कॉज की वजह से होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है, ठीक है, मेनली इन्फेक्शन डिजीज के कारण होता है, ठीक है। तो कौन कौन से है, सबसे पहला बात करते हैं अपन इन्फेक्शियस कॉज। इन्फेक्शियस कॉज मतलब इन्फेक्शन की वजह से। तो इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस नाम का वायरस होता है जिस कारण से हो सकता है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकता है, टीबी जिसको कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। स्टाइफिलोकोकल की वजह से हो सकता है, स्टाइफिलोकोकल नाम का बैक्टीरिया होता है जिस कारण से हो सकता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस के कारण हो सकता है, या कैंडाइडा के कारण ये हो सकता है, फंगाई होती है, ठीक है। तो आप या तो ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं किसी बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। ये क्या है, ये मैंने स्पेसिफिक लिखा है। जैसे ये अपना वायरस हो गया, ठीक है, तो आप यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन लिख सकते हैं। ये हो गया अपना बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिख सकते हैं। इसके अलावा ये हो गया अपने फंगाई वगैरह, तो फंगाई लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या फंगल इन्फेक्शन की वजह से, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप नाम लिखना चाहो तो इन्फ्लुएंजा वायरस लिखोगे तो बहुत बेटर है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस लिख सकते हो, स्टाइफिलोकोकल लिख सकते हो, हिस्टोप्लाज्मोसिस लिख सकते हो, या कैंडाइडा। इन सब के कारण जो है, ये सब क्या नाम है, प्रॉपर जो है जो करते हैं ना, जिसका नाम है, तो इसलिए इनके नाम से भी आप इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर कॉज, मतलब हार्ट की वजह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई इन्फेक्शन की वजह से ही पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो, हार्ट की वजह से भी हो सकता है। तो पहला कारण है कार्डियक सर्जरी। भाई हार्ट के अंदर सर्जरी हुई हो, तो सर्जरी के दौरान अगर पेरिकार्डियम जो लेयर है वहां डैमेज हो गया, डैमेज होने के कारण वहां पे इन्फेक्शन फैल सकता है, इन्फेक्शन के कारण चारों तरफ जो है फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है। उसके अलावा पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, देखो आइटिस लग रहा है मतलब इन्फ्लामेशन, सूजन वगैरह आना, इन्फेक्शन वगैरह होना, तो पेरिकार्डियम लेयर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए या सूजन वगैरह हो जाए, जिस कारण से भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्यूट एमआई। अगर हार्ट अटैक आया तो हार्ट अटैक आने के कारण क्या होता है कि हार्ट की चारों तरफ हार्ट की जो लेयर है वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, मर जाती है, डैमेज हो जाती है। तो डैमेज होने के कारण जो आउटर जो लेयर होती है अपनी पेरिकार्डियम, ठीक है, उसके अंदर फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है वहां जमा होना स्टार्ट हो जाता है, तो चारों तरफ फ्लूइड भर जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब हार्ट अगर फेल हो जाए, अब फेल हो गया तो हार्ट, अब देखिए हार्ट अगर फेल हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो वहीं के वहीं जमा होते जाएगा, ठीक है। भाई ऐसा समझिए ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट का काम क्या है, बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई पहुंचाना, ठीक है, और प्रॉपर्ली फंक्शन पंप करने का काम है। अब अगर ये प्रॉपर पंप नहीं करेगा, ठीक है, फेल हो गया है, प्रॉपर पंप नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी बॉडी के अंदर फ्लूइड जमा है, ठीक है, वो वहीं के वहीं जमा होता जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा वो वहीं के वहीं जमा होता जाएगा, और कुछ जो फ्लूइड है वो अपना कहाँ जमा होने लग जाएगा, अपनी पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर जमा होने लग जाएगा,
है, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो भी फ्लूइड होगा, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स होंगे, कुछ चीजें होगी, जो भी एक्स्ट्रा टॉक्सिक पदार्थ वगैरह होंगे, तो वो कहाँ जमा होते जाएंगे, अपनी पेरिकार्डियम लेयर के अंदर। बाकी कुछ पैरों के अंदर जमा हो जाएंगे, कुछ हाथों के अंदर जमा हो जाएंगे, तो उनके सूजन आने लग जाएगी, एडिमा हो जाएगा, बॉडी के अंदर सूजन आने लग जाएगी, हाथ पैरों में सूजन आ जाएगी, ठीक है, हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है प्रॉपर्ली पंप नहीं कर रहा, वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, जिस कारण से। अगर अदर कोज में अगर मैं बात करूं, यूरेमिया मतलब अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, पंप मतलब फिल्टर नहीं कर पाती है, तो फिल्टर नहीं करेगी तो बॉडी में जो है ज्यादा टॉक्सिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। भाई किडनी का काम क्या है, फिल्टर करने का काम है। अब किडनी अगर फिल्टर नहीं करेगी तो बॉडी में यूरिक एसिड वगैरह, ठीक है, इन सब का मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, टॉक्सिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये सब कहाँ जमा होने लग जाएंगे, अपनी पेरिकार्डियम लेयर के अंदर जमा होने लग जाएंगे, और उससे क्या हो सकता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की मात्रा कम। थायराइड हार्मोन की मात्रा कम तो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम तो बॉडी के अंदर फ्लूइड जमा होने लग जाता है, ठीक है। जो जिनके हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उनकी बॉडी थोड़ी स्वेलिंग सी होने लग जाती है। तो ज्यादा अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी तो बॉडी के अंदर फ्लूइड जमा होगा, फ्लूइड जमा होगा तो वो कहाँ जमा हो सकता है, अपनी पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर जमा हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लंग कैंसर। लंग कैंसर अगर कैंसर जो आपकी पेरिकार्डियम लेयर के अंदर हो जाए, पेरिकार्डियल कैविटी तक पहुंच जाए, तो वहां पे भी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, इफ्यूजन कॉज कर सकता है। उसके अलावा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी अगर WBC की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, आपकी पेरिकार्डियम लेयर के अंदर, देखिए ये आपकी जो पेरिकार्डियम लेयर है, ये बाहर वाली लेयर, इसके अंदर चली जाती है, ठीक है, सेल्स यहाँ पे चली जाती है, और अंदर जाने के बाद में ये क्या करती है, धीरे धीरे जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जो फ्लूइड है वो बढ़ने लग जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, और इन्फेक्शन बढ़ने के कारण फ्लूइड जैसे ही ज्यादा इकट्ठा होगा तो जिस कारण से क्या हो सकता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अदर कॉज है, मेनली जो है कॉज क्या है वो अपनी यही है, ठीक है, मेन इनकी वजह से होता है, बाकी सब तो ये अपन चांसेस है कि इनकी वजह से हो सकता है, बाकी मेन कॉज इसके यही रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या सिम्टम देखने को मिले, तो सीधी सी बात है, हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है, नहीं कर पा रहा तो उसको तो पंप करना है, ठीक है, प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा और बॉडी को तो ब्लड चाहिए, तो बॉडी को ब्लड चाहिए तो बॉडी तो कैसे भी करके हार्ट से काम कराएगी, तो हार्ट से काम करने का एक ही तरीका है, हार्ट रेट बढ़ा दो। हार्ट रेट बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया, ठीक है। उसके अलावा चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा, पेशेंट के चेस्ट पेन होगा, ठीक है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, हार्ट तक भी नहीं पहुंच पाएगी, और हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड भरा रहेगा तो इन्फेक्शन भी होगा, इन्फ्लामेशन भी होगी, तो चेस्ट पेन भी हो सकता है। उसके अलावा डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई होगी, पेशेंट जो है उसको सांस लेने में कठिनाई अपन को देखने को मिलेगी, ठीक। उसके अलावा कफ खांसी आएगी पेशेंट को। उसके अलावा हाइपोटेंशन, बीपी लो होने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रॉपर हार्ट जो है प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। अब अगर प्रॉपर ब्लड अमाउंट पंप नहीं कर पाएगा, मतलब जितना बॉडी को चाहिए उतना पंप नहीं कर पाएगा, कम ब्लड को पंप कर रहा है, तो ब्लड भी धीरे धीरे जाएगा, और धीरे जाएगा तो उससे क्या हो सकता है, बीपी लो हो सकता है, हाइपोटेंशन हो जाएगा। उसके अलावा पेरिफेरल एडिमा मतलब हाथ पैरों के अंदर सूजन आने लग जाएगी। अब सूजन क्यों आएगी, क्योंकि हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा। हार्ट को समझिए आप मोटर है कोई, अब अगर मोटर काम नहीं कर रही तो नीचे से जो फ्लूइड है वो आएगा ही नहीं। भाई आपको समझिए, होद में से जो नीचे आपने टैंक लगा रखा है, टैंक में से मोटर कनेक्ट कर रखी है, और यहाँ से ऊपर आपने ऊपर टैंक लगा रखा है ऊपर भी, ठीक, तो यहाँ से पानी, नीचे से ऊपर पानी आता है, फिर यहाँ से वहां जाता है, ठीक, कैसे आता है, मोटर की वजह से। अब अगर मोटर का काम कम हो गया है तो जिस वजह से नीचे से जो पानी है वो आएगा ही नहीं, वो कहाँ होता है, जमा होता जाएगा, नीचे जमा होता रहेगा, और नीचे जमा होता रहेगा मतलब पैरों में जमा होता रहेगा, ठीक है, तो वो सूजन आने लगेगी। सेम जैसे हार्ट है, हार्ट नीचे से जितना भी ब्लड होता है उसको हार्ट तक आता है, हार्ट उसको पंप करके पूरी बॉडी में फैलाता है, ठीक है। ब्लड कहाँ से आ रहा है, नीचे से। अब क्या हो रहा है कि आपका हार्ट अगर प्रॉपर पंप नहीं कर रहा, जिस कारण से क्या हो रहा है, जो पैरों में जो फ्लूइड है, पैरों में जो ब्लड है या हाथों में जो ब्लड है वो नीचे ही रह जाएगा, ऊपर नहीं आ पाएगा, और ऊपर अगर नहीं आएगा, पंप हार्ट तक नहीं आएगा तो बॉडी में नहीं जाएगा, तो जिस कारण से अगर वो पैरों में ही जमा होता जाएगा, जिस वजह से स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिफेरल एडिमा बोलते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो फिजिकल एग्जामिन करके पता कर सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री से पता कर सकते हैं, पेशेंट की ECG से पता कर सकते हैं, उसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी से पता कर सकते हैं, उसके अलावा ब्लड टेस्ट करके पता कर सकते हैं भाई उसके पेरिकार्डियल इफ्यूजन है या नहीं है, चेस्ट एक्सरे से पता कर सकते हैं। इसके अलावा अपन CT स्कैन से भी पता कर सकते हैं, ठीक है, CT स्कैन भी आप लिख लीजिए, CT स्कैन से भी पता कर सकते हैं, और एक MRI से भी पता कर सकते हैं। MRI जो टेस्ट होता है और CT स्कैन जो टेस्ट होता है, इनसे भी अपन पता कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में क्या देंगे, सबसे पहले अपन देंगे NSAIDs कौन सी होती है, जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह, ठीक है। आइबुप्रोफेन वगैरह क्या करेगी, पेशेंट के दो चीज काम करेगी, एक तो इन्फ्लामेशन जो हो रहा है, सूजन वगैरह जो आ रही है इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, तो एक तो वो कम होगी, दूसरा पेन से रिलीफ मिलेगा, ठीक है, दर्द भी तो हो रहा है पेशेंट के, तो पेन से रिलीफ मिलेगा, और इन्फ्लामेशन कम करने का काम कौन करेगी, अपनी NSAIDs, ठीक है। NSAID के अलावा दूसरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड कब देते हैं, जब किसी के पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाता है, पेरिकार्डियम जो लेयर है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन वगैरह आ जाती है, तो उनको अपन कौन सी ड्रग देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देते हैं, जिससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन वगैरह कम होने लग जाएगा।
उसके अलावा एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक क्यों देंगे? क्योंकि मेनली बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए अपन कौन सी ड्रग देंगे? एंटीबायोटिक ड्रग्स, ठीक है। उसके अलावा बात करें डायलिसिस, अगर फ्लूइड ज्यादा ही जमा हो गया है, ठीक है, ज्यादा ही चारों तरफ फ्लूइड जमा हो गया, तो अपन पेशेंट की क्या करेंगे? डायलिसिस करेंगे, ताकि बॉडी से जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकल जाए, और बॉडी से अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकलेगा तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी कम होने लग जाएगा, जो फ्लूइड है वो कम हो जाएगा। उसके अलावा ट्रीट द अंडरलाइन को, जिस कारण से उसको सही करना है भाई, जिस कारण से है उस कारण को सही करना है। उसके अलावा एक चीज और है, अगर जैसे ज्यादा ही फ्लूइड भर चुका है तो फिर सर्जरी होती है, उस फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है, टैपिंग करके उस फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं, और फ्लूइड को बाहर निकालने के बाद पेशेंट जो है वापस नॉर्मल हो जाता है, पेरिकार्डियम जो लेयर है वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये तरीका है पूरे पेरिकार्डियल इफ्यूजन को ट्रीट करने का। नॉर्मल जो है इसके बारे में सब कुछ बता दिया है, क्या क्या कारण थे, क्या क्या सिम्टम्स थे, इसी क्राइटेरिया, ठीक है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अगर इससे अदर भी आपको कोई सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा सिलेबस में करवा दूं एग्जाम से पहले एंड पूरी वीडियोस आप देखते रहिए, कंटिन्यूटी आप रखिए, पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम बहुत पास में है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।